नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज फिर से भूगोल का ये पार्ट टू वीडियो है। मैं इसको आज लेकर के चर्चा करूंगा कि इसमें क्या है। इसमें आज मुख्य रूप से हम जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, पिछले वीडियो में मैंने भारत के राज्य की संख्या कितना है और भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, भारत की सीमा किन किन देशों से लगता है, उन सभी के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया था। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथ में हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको जनरल कॉम्पिटिशन में काम आ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला पॉइंट है जलीय सीमा, यानी जलीय सीमा। जलीय सीमा से पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका मात्रक क्या होता है। जलीय सीमा समुद्री दूरी का एक मात्रक होता है नॉटिकल मील, यानी 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8.4 माइल होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन घुमा कर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका समुद्री दूरी का मात्रक किसे कहा जाता है, तो नॉटिकल माइल। 4 ऑप्शन रहेगा उसमें। तो समुद्री दूरी का मात्रक क्या होता है, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है, वो 1.84 मीटर। माइल क्या होता है, 1.84 माइल होता है, जबकि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1.84 माइल। कितना होता है, 1.84 माइल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर से थोड़ा कम, यानी 1852 1 किलोमीटर 852 मीटर। तो कितना हो जाता है, लगभग 1852 मीटर। तो ये होता है 1 नॉटिकल मील बराबर। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जलीय सीमा क्या है। जलीय सीमा का मतलब होता है कि हमारा भारत जो है ये 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें क्या है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र का जो है इसमें जलीय सीमा है। जलीय सीमा इसमें कौन कौन सा है, इसमें पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा नहीं है, बल्कि गुजरात का राज्य है, राजस्थान का राज्य नहीं है। और इसमें क्या है, क्योंकि राजस्थान जो है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, तो जो जलीय सीमा शुरुआत होता है ये गुजरात से शुरू होता है। कहाँ से होता है, गुजरात से शुरू होकर कहाँ कहाँ आता है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और फिर उसके नीचे अगर आएंगे तो गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। ये सभी क्या है, ये जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा यही जलीय सीमा के बारे में आज हम बात करेंगे कि जलीय सीमा में क्या क्या आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसमें आप थोड़ा भी अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा मतलब मैरीटाइम बेल्ट। मैरीटाइम बेल्ट वह क्षेत्र होता है जो भारत सरकार के द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रहता है। क्या होता है, प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है, प्रादेशिक जल सीमा मैरीटाइम बेल्ट वह क्षेत्र होता है जो भारत सरकार के द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रहता है, यानी उसमें भारत सरकार का पूरा अधिकार रहता है। और प्रादेशिक जल सीमा का इसका क्षेत्र कितना है, तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर, यानी 1852 मीटर। तो ये होता है, तो लगभग 12 दूना 24, यानी 20 से 22 किलोमीटर क्या है, भारत के जलीय सीमा में पूर्णतः नियंत्रण रहता है, यानी पूर्ण अधिकार रहता है, जिसे हम प्रादेशिक जल सीमा या मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं। तो मैरीटाइम बेल्ट क्या हो गया, जैसे मान के चलते हैं यहाँ से ये क्या है 24 किलो, यहाँ से लेकर के ये नीचे जितने भी क्षेत्र हैं ये 12 से 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत ये भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण में रहता है। क्या होता है, ये यहाँ से लेकर के जितने भी 12 नॉटिकल मील के अंदर 24 किलोमीटर के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण में रहता है। क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण में रहता है, उसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा। तो प्रादेशिक जल सीमा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संलग्न क्षेत्र, यानी कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कॉन्टिनेंटल बेल्ट वह क्षेत्र होता है जिसमें भारत सरकार का आंशिक अधिकार होता है,
अधिकार तो होता है लेकिन पूर्णतः नहीं होता है, बल्कि पूर्णतः कहाँ पर अधिकार होता है, प्रादेशिक जल क्षेत्र में क्या होता है, प्रादेशिक जलीय सीमा में, मैरीटाइम बेल्ट में पूर्णतः भारत सरकार का अधिकार रहता है। किसका अधिकार रहता है, भारत सरकार का। और संलग्न क्षेत्र में क्या है, कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, इसमें आंशिक अधिकार रहता है। कितना रहता है, आंशिक अधिकार रहता है। और यह क्षेत्र का दूरी कितना होता है, इसका, यह क्षेत्र का मुख्य भूमि समुद्र तटीय सीमा से 24 नॉटिकल मील एवं प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील दूरी रहता है। यानी जहाँ से प्रादेशिक जल सीमा समाप्त होता है, जैसे मान के यहाँ प्रादेशिक जल सीमा समाप्त हुआ तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील, और ये 12 नॉटिकल मील ए हो गया और 12 नॉटिकल मील और, यानी 24 नॉटिकल मील के अंतर्गत क्या होता है, भारत का संलग्न क्षेत्र होता है। यानी भारत उसके अंतर्गत जो भी अपना कार्य करना चाहेगा तो उसके उस अंदर अधिकार होता है, किसको, भारत सरकार का एक अधिकार होता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेल्ट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेल्ट यह वह क्षेत्र होता है जिसमें भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। यह कैसा क्षेत्र है, यह एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेल्ट यह वह क्षेत्र होता है जिसमें भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम द्वीप का निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। क्या करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी द्वीपों का निर्माण कर सकता है। कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन का भी उपयोग क्या होता है, उपयोग करने का अधिकार हो जाता है। जब ये संसाधन क्या करता है, ये अनुसंधान कर सकता है, तो इस क्षेत्र में जितना भी अधिकार होता है 24 नॉटिकल मील के अंतर्गत, यानी 24 नॉटिकल मील में लगभग 45 से 40 किलोमीटर आता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके अंतर्गत पूर्णतः अधिकार नहीं होकर वे आंशिक अधिकार नहीं, आंशिक अधिकार किस में होता है, कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। आंशिक अधिकार किस में होता है, कॉन्टिनेंटल बेल्ट में संलग्न क्षेत्र में है। लेकिन एकांतिक आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, यह वैसा क्षेत्र होता है जिसमें भारत सरकार कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकता है ना, और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के अधिकारी हो जाता है। किसमें, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि इसका क्षेत्रफल का है, क्या है, इसका दूरी क्या है। तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 200 नॉटिकल मील दूरी तक स्थित है। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है, 200 नॉटिकल मील, यानी 200 नॉटिकल मील लगभग 400 से कम हो गया, यानी 370 से 80 के बीच में किलोमीटर के दूरी में भारत क्या करता है, ये अनुसंधान कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो ये क्या है, 3 पॉइंट बताए, प्रादेशिक जलीय सीमा और संलग्न क्षेत्र और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, जिसमें प्रादेशिक जल सीमा में पूछा जाता है 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत पूर्णतः भारत का अधिकार होता है, और कॉन्टिनेंटल बेल्ट में 24 नॉटिकल मील के अंतर्गत क्या है, भारत का आंशिक अधिकार होता है। कभी कभी पूछ देता है यहाँ से कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एकांतिक जो आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील है, ये प्रादेशिक जल सीमा से कितना दूर है। तो प्रादेशिक जल सीमा से कितना दूर है, तो 200 नॉटिकल मील में से 1200 नॉटिकल मील घटा देंगे। 200 नॉटिकल मील में से अगर प्रादेशिक जल सीमा जो 12 नॉटिकल मील है, ये अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 188, यानी 188 नॉटिकल मील कितना है, 188 नॉटिकल मील प्रादेशिक जल सीमा से दूर है। कौन सा दूर है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है किससे दूर है, प्रादेशिक जल सीमा से 188 नॉटिकल मील दूर है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र से कितना दूर है, एकांतिक आर्थिक जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र से कितना दूर है, कॉन्टिनेंटल बेल्ट से कितना दूर है। तो इसका होता है 24 नॉटिकल मील। अगर 200 में से 24 नॉटिकल मील घटा देंगे तो कितना हो जाए, 176 नॉटिकल मील, यानी संलग्न क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील दूर है कौन, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है यह बात समझ गए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की जलवायु कैसी है भाई। तो भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसे, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये कटिबंधीय क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक विषुवत रेखा है,
और विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसमें क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से क्या है, एक कर्क रेखा गुजरता है और ये 23.5 डिग्री साउथ से मकर रेखा गुजरता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ किस रेखा कहा जाता है, तो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों इस बीच में जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, इसी क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी 0 से लेकर इधर 23.5 और उत्तर में 23.5 और दक्षिण में 23.5, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत भी कुछ इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देश कहा जाता है। एक भारत भी एक गर्म देश है के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण क्या होता है, हमेशा इस क्षेत्र के बीच में क्या करता है, एक दूसरे की दूरी पर चक्कर लगाते रहता है। तो इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि कटिबंधीय क्षेत्र समझ में आ गया होगा। फिर पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा क्या है। भारत की बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण एवं उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत माला भारतीय जलवायु को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। क्या करता है, फिर से इसको समझेंगे। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा, जो भारत है ना, भारत से बीचों बीच से क्या करता है, कौन सी रेखा गुजरता है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो ये क्या करता है, 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण एवं उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत माला में भारतीय जलवायु को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट रूप प्रदान करता है। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, और राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है। तो राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किया था, फिर भी हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान निकोबार। क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि राज्य में पूछा जाए तो राज्य में आता है राजस्थान। राज्य में आता है राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है राजस्थान। और सबसे छोटा देश कौन है, सॉरी, सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। कौन, गोवा। किसमें, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य है कौन, अंडमान निकोबार। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, ये अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, अरब सागर में। जबकि अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 200, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है, 204। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है, द्वीपों की संख्या 204। जबकि कुल टोटल मिला अगर पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था इसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में, द्वीप समूह के बारे में, कि भारत में अगर पूछा जाए कुल मिलाकर 247 द्वीप हैं। कितना है, 247 द्वीप हैं, जिसमें 43 द्वीप अरब सागर में है। कितना है, 43 द्वीप अरब सागर में है। और 204 द्वीप किस में है, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। कितना है, 43 द्वीप अरब सागर में है और 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। जिसमें 36 द्वीपों का समूह कौन है, लक्षद्वीप समूह, जो 36 द्वीपों का समूह के आता है। इसकी राजधानी कवारती है। किसकी राजधानी कवारती है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवारती है। तो ये द्वीप समूह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह की संख्या कितना है, तो 36। और अंडमान निकोबार द्वीप में समूह की संख्या कितना है, 204। और कुल टोटल मिलाया जाएगा भारत के अंतर्गत कुल द्वीपों की संख्या कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 247। इस तरह से यह पॉइंट क्लियर हो गया। फिर पूछ जाता है कि राजधानी कहाँ है इसका, लक्षद्वीप समूह का, तो कवारती। इस तरह से
क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य क्या है। राजस्थान मैंने बताया है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, यह पूछा जा चुका है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा आंध्र प्रदेश। और अगर बिहार के बारे में पूछा जाए तो बिहार का स्थान आता है 12वां। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान कितना है, 12वां। इसको याद रखेंगे, यह बहुत बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का क्षेत्रफल में बिहार का क्यों स्थान है, तो 12वां स्थान है। कभी कभी सीरीज में ऐसे पूछ देता है कि कभी कभी क्रम में लगाइए, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को क्रम में लगाइए, तो राजस्थान सबसे बड़ा, इसके बाद फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश। इस तरह से कभी कभी सीरीज में पूछ देता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है। तो मैंने बताया था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि केंद्र शासित सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये आप जानते होंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है। सबसे बड़ा देश हो जाता है चीन, जबकि दूसरा सबसे बड़ा देश है इंडिया। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन, दूसरा है इंडिया। क्षेत्रफल में पूछा जाए सबसे बड़ा देश कौन है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस। और भारत का स्थान क्या वहाँ है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है भारत, यानी क्षेत्रफल में क्या स्थान है भारत का, 7वां स्थान है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सर्वाधिक घना राज्य कौन है, बिहार। सर्वाधिक घना राज्य बिहार, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, किसका है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, बिहार। यह 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, बिहार की जनसंख्या घनत्व 1104 है बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। दूसरा आता है कोलकाता का, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल राज्य है कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल आता है दूसरा स्थान पे। क्षेत्रफल में यह पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला आ जाता है गुजरात का। कौन, गुजरात का एक कच्छ जिला है, गुजरात में है कच्छ। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सबसे बड़ा जिला कौन है, गुजरात का कच्छ। जबकि दूसरा सबसे बड़ा जिला है जम्मू कश्मीर का लेह। लेकिन अब ये लेह क्या है, ये अब लद्दाख में आ गया है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि अब ये लद्दाख में आ गया है। लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है, ये पहले राज्य था, लेकिन अब ये लेह आ गया, ये जम्मू कश्मीर क्या हो गया, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे इसको सुधार लेंगे कि जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, गुजरात। लेकिन अब इसको जम्मू कश्मीर का लेह नहीं रहा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से नेक्स्ट आगे आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज है, यानी नेशनल फ्लैग तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है, तिरंगा। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का है तिरंगा। तिरंगा का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो तिरंगा का पहला प्रारूप मैडम जी भिकाजी कामा ने। किसने तैयार किया था, मैडम भिकाजी कामा ने। इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी या भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। किसे, मैडम जी भिकाजी कामा को। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा का सबसे पहला प्रारूप मैडम भिकाजी कामा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैडम भिकाजी कामा ने ही सर्वप्रथम 22 अगस्त
कितना 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में फहराई थी। सर्वप्रथम झंडा किसने फहराई थी? तो सर्वप्रथम 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में मैडम जी भिकाजी कामा ने ही क्या किया था? सर्वप्रथम झंडा फहराई थी। कहाँ? जर्मनी में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत का तिरंगा पहला परिकल्पना किसने किया था? तो तिरंगा की पहला परिकल्पना से अगर पूछा जाए तो 1905 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की बहन निवेदिता के द्वारा, स्वामी विवेकानंद की बहन थी निवेदिता के द्वारा 1905 ईस्वी में तिरंगा का पहला परिकल्पना किया गया था। जबकि सबसे पहला तिरंगा फहराई थी किसने? 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में मैडम जी भिकाजी कामा ने। तो यह भी पॉइंट समझ गए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान तिरंगा का प्रारूप किसने दिया? तो वर्तमान तिरंगा का अगर प्रारूप पूछा जाए तो पिंगली वैकेया, किसने? पिंगली वैकेया के द्वारा वर्तमान तिरंगा का प्रारूप दिया गया है। जो कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में वर्तमान तिरंगा का प्रारूप किसने दिया? पिंगली वैकेया ने 1921 ईस्वी में दिया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्या हुआ था? सर्वप्रथम कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? लाहौर में रावी नदी किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्या किया था? इन्होंने लाहौर में ही रावी नदी किनारे सर्वप्रथम तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यहाँ लक्ष्य से पूछा जाता है कि अगर लक्ष्य पूछा जाएगा तो 1929, लक्ष्य 1929 कहाँ? लाहौर में। किसका? राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1929 ईस्वी में। कहाँ? लाहौर में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो निर्धारित किया था, लेकिन 1950 ईस्वी में सरोजिनी नायडू की दिशा निर्देशन में श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना किया गया था। क्या? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। किसने किया था? 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू के दिशा निर्देशन में श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना किया गया था। किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना किया गया था। क्या नाम था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कब? 1925 ईस्वी में, यानी सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है तो उसका नाम आता है सरोजिनी नायडू का। वह पहली महिला जिन्होंने सर्वप्रथम, वह पहली महिला अगर पूछा जाए तो पहली महिला और भारतीय महिला में अंतर है कि सर्वप्रथम कौन सी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं अध्यक्षता किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे प्रथम किसने की थी? तो उनका नाम आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आता है। कब किए थे? 1917 में। 1917 में कहाँ पे? मद्रास में। तो क्या हुआ था? तो पहली महिला हो गए कौन? एनी बेसेंट। अगर यहीं से क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा कि सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो सरोजिनी नायडू। क्या नाम है इनका? सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और किनके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किनके काल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम आता है एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। जबकि पहला अध्यक्ष WC बनर्जी।
फिर पूछ देता है कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, तो दूसरे अध्यक्ष में आता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्होंने कहाँ किया था, कलकत्ता में दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था कोलकाता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहला 1885 ईस्वी में कहाँ, मुंबई में। कहाँ किया गया था, स्थापना मुंबई में किया गया था 1885 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू चंद्र सी बनर्जी। तीसरे अगर अध्यक्षता के बारे में पूछा जाता है तो तीसरे में आता है 87, 1887 में कहाँ हुआ था, मद्रास में। 1887 में मद्रास में, पहले इसको मद्रास के नाम से अब तो चेन्नई हो जाता है। तो तीसरे कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कि पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष और पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, पहले गैर अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले का नाम आता है जो इलाहाबाद में चौथे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा स्थापना के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, कि यहाँ पे चल रहे थे 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा दिशा निर्देशन में श्यामलाल पार्षद गुप्ता के द्वारा झंडा गीत की रचना किया गया था, विजय विश्व तिरंगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे तिरंगा का आकार कैसा है। तो हमारे तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का आकार है 3:2। 3:2 3:2 मतलब 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ना। रेलवे हो गया, चाहे बीपीएससी होगा, यूपीएससी में वैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भारत की तिरंगा का आकार कैसा है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कभी कभी चौड़ाई अनुपात लंबाई का देता है, तो इसमें गलती लोग कर देते हैं, है ना। यहाँ लिखा रहता है चौड़ाई अनुपात लंबाई और लोग पढ़ जाते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस्टेक कर जाएंगे और आपका 1 नंबर घट सकता है। 1 नंबर घटने का मतलब है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तिरंगा में कितना पट्टी पाया जाता है। तो तिरंगा में 3 पट्टी पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तिरंगा में 3 पट्टी पाया जाता है। सबसे ऊपर में क्या है, केसरिया। सबसे ऊपर में क्या है, केसरिया। सबसे ऊपर में आता है केसरिया, जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक माना जाता है। क्या कहता है, त्याग एवं बलिदान का शौर्य प्रतीक माना गया है। तिरंगा में 3 पट्टी पाया जाता है, केसरिया सबसे ऊपर में केसरिया, जिसमें जो त्याग एवं बलिदान एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। मध्यवर्ती परत में क्या होता है, मध्यवर्ती परत में सफ़ेद होता है, जो शांति एवं सच्चाई एवं सरल का प्रतीक माना गया है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऊपरी पट्टी में कौन सा है, तो केसरिया। तो केसरिया का स्वरूप कैसा है, तो केसरिया का स्वरूप है त्याग एवं बलिदान एवं शौर्य का प्रतीक माना गया है। मध्यवर्ती पट्टी में सफ़ेद का प्रतीक क्या है, जो शांति एवं सच्चाई एवं सरल बनाने का प्रतीक माना गया है। निचली पट्टी में क्या है, हरे रंग का होता है। निचली पट्टी में हरे रंग में क्या होता है, जो हरियाली का प्रतीक माना गया है, यानी खुशहाली का जीवन एवं उत्पादकता का प्रतीक माना गया है, यानी हरियाली। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, एक कविता भी है। तो ये क्या है, हरा रंग हरियाली एवं खुशहाली का जीवन का उत्पादकता का प्रतीक माना गया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तिरंगे के मध्य में एक चक्र है। कैसा है, तिरंगे के मध्य में एक चक्र है जिसका रंग कैसा है, श्यान। श्यान कैसा रंग है, श्यान, गहरा नीला यानी पीकॉक ब्लू। कभी कभी पूछ देता है कि जो तिरंगे में जो बीच में चक्र है उसका रंग कैसा है। ऊपर में तो केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे में हरा है। लेकिन पूछ देगा कि यहाँ के जो तिरंगे के मध्य में एक चक्र है उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग गहरा श्यान है। कैसा, गहरा श्यान या पीकॉक ब्लू बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है, तिरंगे में कितनी तो तिलियाँ पाई जाती है। क्या है, तिरंगे में 24 तिलियाँ पाई जाती है। कितना तिलियाँ पाई जाती हैं, 24 तिलियाँ पाई, जो क्या करता है, पृथ्वी के घूर्णन का
प्रतीक माना गया है। किसे माना गया है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रतीक माना गया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब मान्यता दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूप में 22 जुलाई 1947 को मान्यता दिया गया है। किसे? तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता कब दिया गया? 22 जुलाई 1947 को। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, यानी जुलाई के बाद 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब दिया गया है? तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मान्यता दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।